समाज मजबूर हो अपनी जिम्मेवारियां निभाने के लिए। जैसे हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, बड़े फख्र के साथ कहते हैं हमारा राइट है साहब, रिजर्वेशन हमारा राइट है, हमारा अधिकार है ना, हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। और अधिकार लिए हैं, कलेक्टर बने, एसपी बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, बड़ी बड़ी कुर्सियों तक पहुंचे। अधिकार मालूम है, कर्तव्य नहीं मालूम। ये दशा और दिशा खराब क्यों है? क्योंकि हमने अधिकार तो समझ लिया, कर्तव्य नहीं समझा। अधिकार के पीछे तो दौड़ रहे हैं, लेकिन कर्तव्य को नहीं समझ रहे, कर्तव्य के लिए नहीं दौड़ रहे। तो ये जो नियमावली राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग बनाना चाहते हैं, या जिसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं, वो ऐसी नियमावली बनाना चाहते हैं हम कि हम अधिकार से ज्यादा अपने जीवन में अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो जाए, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो जाए। इस किस्म का सिस्टम हम खड़ा करना चाहते हैं। मैं 2 मिनट की एक रतन टाटा के ऊपर आपको एक बात सुनाना चाहता हूं। बहुत पहले समय की बात है, मैंने रतन टाटा की जीवनी पढ़ी और लगभग उस समय 524 कंपनियों के मालिक थे। 50 लोगों का ग्रुप था और उस 50 ग्रुपों की लगभग 524 कंपनी थी। और रतन टाटा एक ऐसे रहे जिनकी कोई कंपनी आज तक नहीं डूबी, लॉस में नहीं है। तो मैं उनकी जीवनी पढ़ी थी, इनका लाइफ स्टाइल क्या है, दिनचर्या क्या है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो सुबह 7 बजे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, कॉफी पीते हैं और स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। 1-1.5 घंटे स्विमिंग करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट लेते हैं, नाश्ता लेते हैं और 11 बजे ऑफिस चले जाते हैं। 1:30 बजे लंच लेते हैं, लंच लेने के बाद सो जाते हैं। 4 बजे उठते हैं, मुंह धोते हैं, कॉफी पीते हैं और 7 बजे तक काम करते हैं। 7 बजे ऑफिस छोड़ देते हैं, क्लब चले जाते हैं, टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मस्त रहते हैं और शाम को 9 बजे आके अपना डिनर करके खाना खा के सो जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि एक आदमी सफलतापूर्वक 524 कंपनी चला रहा है और जीवन में ये सब भी कर रहा है, जिम भी जा रहा है, क्लब भी जा रहा है, तो ये संभव कैसे हो पा रहा है? इसका जब अध्ययन किया गया तो मैंने देखा कि रतन टाटा काम नहीं करते हैं। रतन टाटा का सिस्टम काम करता है। क्या काम करता है? सिस्टम काम करता है। सिस्टम क्या, जैसे 524 कंपनी है तो उन्होंने 524 मैनेजर बना दिए, ठीक है। 50 कंपनी पर एक उन्होंने चीफ मैनेजर बना दिए और उन सब के ऊपर उन्होंने एक जनरल जीएम बना दिया। जनरल जीएम के ऊपर एक उन्होंने सीईओ बना दिया और वो खुद अपने उसके एमडी हो गए, डायरेक्टर हो गए। सिस्टम ये है कि उनका जो ब्रांच का मैनेजर है वो अपनी शाम को कुर्सी छोड़ने से पहले अपने एजीएम को रिपोर्ट करेगा, पूरे दिन की वर्किंग, क्या खोया क्या पाया, कितना बेचा, कितना प्रोडक्ट किया, कितनी रिक्वायरमेंट है, वो पूरा करके अपने एजीएम को दे देगा। एजीएम जीएम को दे देगा। एजीएम जब अपनी कुर्सी छोड़ेगा तो जीएम को अपनी रिपोर्ट दे देगा और जीएम जब कुर्सी छोड़ेगा जब वो सीईओ को रिपोर्ट कर देगा और सीईओ जब अपनी कुर्सी छोड़ेगा तब पूरी फाइल कंप्लीट करके वो रतन टाटा की टेबल पर रख देगा। रतन टाटा जब सुबह जाएंगे तो वो देखेंगे पूरे देश में उनके कारोबार की क्या रिक्वायरमेंट है,
कितने ट्रक बेचे, कितनी टाटा सफारी बेची गई, कितना आइटम बिका, कितना कौन सा पार्ट्स बिका और कितना पार्ट्स हमारा किस फैक्ट्री में उसका उत्पादन हुआ, कितना हमको रॉ मटेरियल चाहिए, उसका वो डिक्टेशन देंगे और बस फ्री हो जाएंगे। तो व्यक्ति काम नहीं करता, व्यक्ति सिस्टम को सुपरवाइज करता है, व्यक्ति सिस्टम को सुपरवाइज करता है, उसको देखता है, जहां कमजोरी आती है उस कमजोरी को दूर करता है। काम कौन करता है? काम सिस्टम करता है। हमारे साथ जो कुछ हुआ आज तक, हमारे साथ ये हुआ कि हमारे महापुरुषों ने काम किया, लेकिन सामाजिक लेवल पर उसका कोई बड़ा सिस्टम खड़ा नहीं हुआ। बुद्ध ने किया, बुद्ध का बड़ा सिस्टम खड़ा हुआ लंबे समय तक, जो भिक्षु संघ ने उसको सुपरविजन किया और उसको चलाया, भिक्षु संघ ने। लेकिन धीरे धीरे करके भिक्षु संघ में घुसपैठ हो गई। जो बुद्ध धर्म के विरोधी लोग थे वो चीवर बदल कर भिक्षु बन गए। चूंकि हमारे राजाओं ने जाति और वर्ण समाप्त कर दिए थे, तो जो चंट चालाक लोग थे वो भिक्षु बन गए, भिक्षु बन के राजसत्ता में शामिल हो गए, राजसत्ता में शामिल होकर वो हमारे राजा तक पहुंच गए। उन्होंने हमारे राजाओं को भी प्रभाव में ले लिया और नतीजा ये हुआ कि 2 लोग कत्ल हुए। उस शिकार के उस षड्यंत्र से 2 लोगों का कत्ल हुआ। वो 2 लोग कौन थे? एक हमारा चक्रवर्ती सम्राट विरहदत्त, ठीक है। दूसरा कौन कत्ल हुआ? भिक्षु संघ का कत्ल हुआ, ठीक है। ये कत्ल हुआ क्यों? ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की चूक हो गई। हम अपने और पराई की पहचान नहीं कर सके। इसलिए हमने जो मसौदा आपके सामने पेश किया है उसमें एक निगरानी समिति का प्रावधान रखा है। निगरानी समिति यानी निगरानी समिति में हम ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को गुप्त रूप से तैयार करेंगे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सहयोगी संगठनों में कोई सदस्यता लेता है तो कम से कम उसकी 3 पीढ़ी की जांच पड़ताल की जाए। किस वंश से है, किस सोच से है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये वाकई सच्चे मन से है या किसी की योजना का भेजा हुआ व्यक्ति है। भाई ये तो हुआ ना, तो ये हमको बड़ी सावधानी से इसको करना है। तो इसके लिए हमने कहा भाई ये तो चलो ठीक हो गया, लेकिन कुछ मजबूती से होना चाहिए। तो मजबूती से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमने धम्म सेवक संघ का गठन किया। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं ना, बच्चे भी है, हमारी 8-10 बेटियां भी हैं। हमने कहा हम 12 वर्ष के उम्र से 10 वर्ष की उम्र से धम्म सेवक संघ का लोगों को जोड़ेंगे, बच्चों को, अपने बच्चों को। और एक बार हम ये बाध्यता करेंगे, कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे कि जिसने 5 वर्ष धम्म सेवक संघ में कम से कम काम किया होगा, 5 वर्ष जिसका अनुभव होगा और उसके सीनियर लोग उसको पास कर देंगे कि भाई ये 5 वर्ष में इसने बड़ा ईमानदारी से काम किया है, इसकी नियत में और इसकी चरित्र में कोई खराबी नहीं है। तो वही लोग आके फिर हमारे आगे लीडरशिप में आएंगे, वही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में होंगे, वही सामाजिक न्याय परिषद में होंगे, वही हमारे दूसरे संगठनों में होंगे। तो एक बड़े धोखे से हम लोग बच सकेंगे। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? मतलब हमें आज की चिंता नहीं है, आज के 100 वर्ष बाद की चिंता है जो हुआ है। तो इस किस्म का सिस्टम बनाने के लिए दूसरा क्या हुआ है कि हमने ये देखा कि जो कोई संस्था बनती है
वो संस्था जब शुरू में बनती है तो उसका उद्देश्य, उसके विचार बहुत अच्छे नजर आते हैं, और धीरे धीरे वो संस्था समाज की न रहकर कुछ गिने चुने लोगों की रह जाती है, एक मोनोपोली स्थापित हो जाती है, और वो मोनोपोली बड़ा नुकसान करती है, उससे बड़ा नुकसान होता है। तो हमने अपने इस नियमावली में ये प्रावधान लाया कि एक व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे 2 बार से ज्यादा रह ही नहीं सकेगा, उसकी कोई मोनोपोली वहां कामयाब नहीं होगी। एक ट्रस्ट परिषद का प्रस्ताव रखा है, निगरानी की जब रिपोर्टें मिलेंगी, किसी भी पदाधिकारी के बारे में जब कुछ शिकायतें मिलेंगी तो उसकी जांच कराई जाएगी, और जांच सही पाई जाएगी तो वो ट्रस्ट पावरफुल होगा, वो ट्रस्ट उसको किनारे कर देगा, हटा देगा। समझ पा रहे नहीं? मतलब मिशन बनाना इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम तो है, लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है जितना ज्यादा काम मिशन को बचाना है। बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, तो हम लोग उस ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक विषय हमारा आज का ये था, भी हमने आप लोगों की 4 बजे चाय थी, लेकिन चाय को इसलिए कैंसिल किया, चाय है, कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप लोग चाय पीना और ग्रुप मीटिंग करना। हम लोग यहाँ बैठेंगे, ये हॉल हमारे पास रात को 10 बजे तक है, सुबह 8 से रात को 10 तक बुक है पूरा ये हॉल, आप लोगों से बात करेंगे। तो एक हमारा आज का विषय ये भी है कि भाई हमको, मैं कभी अध्यक्ष बनना नहीं चाहता था, मैं तो पर्दे के पीछे से आरबीएम को मजबूत करना चाहता था, लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए, कुछ 2-3 ऐसे साथी लोग आ गए जिन्होंने सोचा आरबीएम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पे कब्जा कर लिया जाए। जब तक दिल्ली में हमारे कार्यालय जो बहुत पहले से हुए, अभी तो जल्दी होने बन जाता, तो इसलिए फिर हम वर्तमान में अध्यक्ष कार्यालय हमारे साथ और हमने नगरा मार्ग लगाया, ग्वालियर रोड आगरा में उनको किनारे किया। जैसे ही हमारा राष्ट्रीय कार्यालय तैयार होगा, आज तक में तो अब क्या करना है हमको, आगरा से राष्ट्रीय कार्यालय हमको आज देश की राजधानी अभी दिल्ली हमको 5 मिनट का और समय आपका लेंगे। हमारा जो आज का एजेंडा में विषय है, हमको अपनी नई राष्ट्रीय मॉडल स्वरूप क्या रहेंगे, अर्थात अपना नया अध्यक्ष बनाना है, राष्ट्रीय और जो मसौदा में आपको दिए गए मौसम पदाधिकारी होगा, है ना। और तो अभी हम आज सारे राष्ट्रीय कमेटी भी भंग कर रहे हैं, और वेट फेयर के लिए एक कार्यक्रम, राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटियां सब अब भंग कर रहे, तुरंत ये भंग हो गई। अब हम सबके सब केवल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सदस्य हैं, अब हम कोई पदाधिकारी नहीं है, ना इधर के लोग पदाधिकारी हैं, ना इधर के लोग पदाधिकारी हैं, ना मैं भी कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, ठीक है ना। क्योंकि भाई जब नया बनाना है तो पहले पुराने वालों को हटाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब आप प्रस्ताव करिए कि अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाना चाहते हैं। जूम में भी मैंने कम से कम 4-5 बार कहा है, इधर के साथी भी और इधर के साथी भी किसी एक नाम का प्रस्ताव कर सकते हैं। अनुमोदन करें सर, किसी एक नाम का प्रस्ताव अनुमोदन करें। नहीं, पहले प्रस्ताव करेंगे ना, अनुमोदन मांग लो। कोई एक साथी करिए। सर, आपसे ज़्यादा अच्छा नाम किसी और का नहीं हो सकता, क्या कह रहे हैं? आपका ही नाम मुख्य है। मेरा प्रस्ताव कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, मेरा प्रस्ताव कितने लोग कर रहे हैं? हाथ उठाओ। सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आप मेरे में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं ना, पक्का ना। तो लेकिन मैं जो कहूंगा वो बात मानोगे ना, पक्का पक्का। तो मैं ये कहूंगा कि मुझे अध्यक्ष नहीं रहना है,
और इसलिए नहीं रहना है कि जिस व्यवस्था को हम तोड़ना चाहते हैं और मैं अध्यक्ष बनूंगा तो वही व्यवस्था फिर बनी रहेगी। ठीक है, तो मैं अध्यक्ष के लिए मैं अपनी तरफ से एक नाम प्रस्ताव कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग सहमत हैं? तो हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं, बाम सेल में जुड़े रहे, लंबे समय तक उन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के साथ काम किया है। मैं उनके नाम का प्रस्ताव कर रहा हूं, आदरणीय डीपी गोलिया साहब। खड़े हो जाए। अच्छा, डीपी गोलिया साहब के समर्थन में कौन कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ बोलो, ऐसा नहीं बताओ। चलिए कोई बात नहीं। दरअसल क्या है, मेरी इनसे बात हुई थी, मैंने ऐसा नहीं कुछ बताया था, पूछा था। तो अभी ऑपरेशन हुआ है। दूसरा, उनके घुटनों में भी प्रॉब्लम है। घुटने होते हैं ना, तो जरा चढ़ते हैं तो चढ़ने में दर्द होता है, यही परेशानी है ना। तो दूसरा नाम भी मैंने अल्टरनेट रखा है। दूसरा नाम है BS बौद्ध, जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे, वर्तमान में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष BS बौद्ध। आइए चंद्रानी, फूल लाइए, आ जाओ, मना मत करिए कि आपने आज उठाया था बात मानेंगे, इसका मतलब अभी बात नहीं मान रहे आपने। अरे हम काम करेंगे, घबरा क्यों रहे हो? हमें तो एक परंपरा डालनी है। ठीक है, दूसरा, इनकी मदद करने के लिए, क्योंकि अभी ये बेसिक में शिक्षा डायरेक्टर थे, अभी कुछ समय पहले रिटायर हुए हैं, है ना, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनकी मदद करने के लिए हम 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर जो इनकी मदद करेंगे। ठीक है, नहीं कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। बाबूजी राजाराम आनंद, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर रहेंगे। बाबूजी राजाराम आनंद, आ जाइए बाबू, आ जाओ, मना मत करो किसी का। नहीं नहीं, यहीं खड़े होने दो, नहीं ठीक है, फ्रेम में आ रहे हैं। मैं आपकी बात टालता ही नहीं। शेषराव घाघरे साहब बॉम्बे से आए हैं, बामसेल से हैं, साहब के साथ काम किया है, वो भी हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर रहेंगे। शेषराव घाघरे जी, ठीक है, आ जाओ। चलिए डीपी गोलिया साहब, अब मत काटना मेरी बात, आप भी नेशनल कोऑर्डिनेटर रहेंगे। ये 3 लोग हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर रहेंगे और हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बिसोरिया साहब को मदद करेंगे। आचार्य साहब, ठीक है ना प्रस्ताव? ठीक है ना? अच्छा, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहेंगे इंजीनियर रमेश चंद बलगोत्रा, जम्मू कश्मीर। रमेश चंद बलगोत्रा, जम्मू कश्मीर। आप जम्मू कश्मीर से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, हो गया ना? अच्छा, हमारा राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बहुत महत्वपूर्ण पद है, उसके लिए मैंने एक युवा साथी का नाम चुना है और वो नाम है योगेश गौतम, नेशनल कमांडर। आ जाओ, आगे जाओ। ये दिल्ली से है, नेशनल कमांडर। हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर ईश्वर बौद्ध रहेंगे, सबको आशीर्वाद देंगे, सबका कैडर लेंगे। हमारे सहायक आचार्य LP अमृत साहब, जो बुद्धो सुन के धर्म का वाचन करते हैं, और हमारे संविधान के वाचक हमारे प्रोफेसर माननीय लॉ प्रोफेसर RC धीमान साहब रहेंगे। ठीक रहेगा ना ये? ठीक है ना? ठीक है ना? मदद करेंगे सबके लोग, ठीक है ना? और बाकी कमेटियां आप लोग ये पढ़ लीजिए, फिर हम लोग अभी 2-3 महीने कोई काम नहीं करेंगे। 20 अप्रैल तक आप संशोधन दे सकते हैं संविधान
लेखा समिति को 20 अप्रैल अंतिम तारीख है। उसके बाद आपका कोई संशोधन मतलब स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला हमारा 18वां राष्ट्रीय अधिवेशन होगा इस बार महाराष्ट्र औरंगाबाद में, अजंता में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। और ये पहला अधिवेशन हमारा होगा हमारे नए अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में। जाओ उधर निकल जाओ। और इस अधिवेशन के जो हमारे नेशनल संयोजक होंगे वो होंगे डॉक्टर आनंद भाले राव, डॉक्टर आनंद राव भाले साहब, ये उसके संयोजक रहेंगे कार्यक्रम में, ठीक है ना। महाराष्ट्र से हैं, वही रहते हैं, औरंगाबाद में रहते हैं। ये भी अभी रिटायर हुए हैं, एमडी पोस्ट पर रेजिमेंट क्लास के ऑफिसर, उससे रिटायर हुए हैं, ठीक है ना। सबकी सहमति है तो जोरदार से तालियां बना लो। और मैं संस्थापक के रूप में आप लोगों की मदद करूंगा, आपके साथ रहूंगा। अब नई कमेटियां हम बनाएंगे। आपको एक पेपर मिला होगा जूम, ऑनलाइन जूम पे जुड़ने का, सबकी फाइल में रखा है, आप उसको पढ़ लीजिए। और जूम पे हमको जुड़ना है, जूम पे जुड़ना है, ये सब काम हम लोग करेंगे। और कोशिश करिए कि अंबेडकर जयंती, बाबा साहब की जयंती प्रत्येक जिले में आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से मनाएं। और 12 मई को बुद्ध जयंती है, बुद्ध जयंती भी आप अपने प्रत्येक जिले में आप लोग बैनर से मनाएं, ठीक है ना। ये सब काम करें। और ये 2 महीने में हम लोग प्रदेश की कमेटियां और सेंटर की कमेटियां दोबारा से रिव्यू करेंगे, ठीक है। सही है ना आचार्य जी, सही है ना। बादल साहब आप बताइए, सही है ना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब 6:10 हो गई हैं। अब हमको ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर ले जाना चाहिए। सब मिलजुल कर नई कमेटियां बनाएंगे, बातचीत करेंगे। और जो 25 संगठन हमने दिए हैं उसमें भी कुछ की जिम्मेदारी देंगे हम लोग, उस पर भी काम करेंगे। और पूज्य भदंत सत्यानंद जी महातेरो हमारे बीच में हैं,